नमस्ते बच्चों, आज आपका स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ कोशिका से अंगतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी कोशिका से अंगतंत्र की, जिसमें मैंने आपको पादप कोशिका, जंतु कोशिका और उसके विभिन्न कोशिकांगों के बारे में बताया था। आज हम कोशिका से अंगतंत्र तक में पौधों और जंतुओं में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपकी ये विज्ञान की कक्षा है तो मतलब विशेष ज्ञान मिलेगा आज आपको, कुछ ना कुछ और नया सीखेंगे हम। चलिए आइए अब चलते हैं पाठ में। तो ये आपका पाठ 6 है, कोशिका से अंगतंत्र तक। आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा जो मैंने कोशिका का पाठ पढ़ाया था, कोशिका से अंगतंत्र, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे अंगतंत्र इसमें दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के। ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका है और विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की चर्चा की गई है। फिर यहाँ पर ऊतकों के बारे में बताया गया था आपको, पूरे ऊतक, पौधे और जंतु के बारे में, ऊतकों के बारे में। आज हम आगे इसी के बाद जो चर्चा है पौधों में समन्वयन में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पौधे और जंतुओं में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और इनका हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नाम से ये जो हार्मोन है, हार्मोन की खोज जो है ब्रिटिश फिजिशियन ई स्टर्लिंग ने 31 मार्च 1905 में की थी। मानव शरीर में 50 से ज़्यादा हार्मोन उपस्थित हैं जो कि अंग का संदेश दूसरे अंग तक पहुंचाते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है वो तो पूरे हमारे शरीर में फैली हुई है और इन्हीं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही जो हार्मोन स्रावित होते हैं तो संदेश दूसरे अंग तक और एक मस्तिष्क तक की सारे संदेश पहुंचते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमें क्या कार्य करना है। इसलिए इसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं, क्योंकि ये सारे शरीर में एक केमिकल के रूप में स्रावित होते हैं और ये पूरे शरीर में संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब क्योंकि जंतुओं के जो विभिन्न शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया में आपका चलना फिरना हो गया, आपको भूख लगना हो गया, आपको प्यास लगना हो गया, उसके साथ साथ बहुत सारी अंदर आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं जिसका भी नियंत्रण और समन्वय होना है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। लेकिन इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि जब हमें भूख का, जैसे हम खेल रहे होते हैं और अचानक से हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है, क्योंकि कुछ ना कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, वो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो फिर हम उसके अनुसार ही पानी पीते हैं। अब ये रासायनिक हार्मोन मैंने आपको बताया कि यौगिक जो हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें ग्रीक भाषा से लिया गया ये जो हार्मोन शब्द है। हार्मोन का मतलब है, यदि ग्रीक भाषा में देखा जाए तो उत्तेजित करने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार से इसका नाम इसलिए हार्मोन पड़ा क्योंकि ये उत्तेजित करने वाले पदार्थों के रूप में आते हैं। अब ये हार्मोन कैसे शरीर में स्रावित होते हैं? हार्मोन को स्रावित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इन विशेष प्रकार की ग्रंथियों में विशेष प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं कुछ, और कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो इन ग्रंथियों के द्वारा ही इनका स्राव होता है। अब जैसे ग्रंथियों की हम बात कर लें तो कुछ ये डक्ट में भी निकलती हैं और कुछ डक्टलेस होती हैं, मतलब जो नलिका विहीन अपने आप ही स्रावित होती हैं। तो इस प्रकार हार्मोन्स 2 तरीके के होते हैं और इनका स्राव जैसे नलिकाओं के कारण नलिकाओं के द्वारा होता है, तो इसीलिए इन्हें नलिकाओं में भी बांटा जाता है, नलिका विहीन या नलिका ग्रंथियों में के अनुसार इन्हें बांटा जाता है। अब नलिका विहीन की ये जो ग्रंथियां होती हैं, हार्मोन का जो स्राव होता है वे सीधे रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुक्त करती हैं और इसी रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहते हैं हार्मोन्स। इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या कार्य करना है, सोचने समझने की शक्ति, कभी चोट लग जाती है तो उस चोट का दर्द महसूस होना, या फिर शरीर के अगर अंदरूनी पाचन की बात कर लें कि किस प्रकार का भोजन हमारे शरीर में आता है और कैसे क्या पाचन होता है, तो ये सभी हार्मोन्स के द्वारा ही निश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रंथियों के प्रकार की। जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है या कह लें पहुंचाने के लिए नलिकाएं होती हैं, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, या इन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां या नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। इसमें जो ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव होता है वो एंजाइम के द्वारा कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको पसीना आता है
आपकी और ग्रंथियाँ हो गई, लार ग्रंथि हो गई। जैसे आप मुंह में आपने कुछ खाया तो क्या होता है, खाने को देख करके भी कभी कभी मुंह में पानी सा आ जाता है, तो ये लार ही है जो बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा आपके मुंह में स्रावित होती है। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि ये जो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं और इनके द्वारा हार्मोन का स्राव होता है, इसलिए इसे जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये जो हार्मोन है रुधिर के साथ उन अंगों तक चले जाते हैं जहां इनका प्रभाव होना होता है, जिसमें कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल काय और थाइमस ग्रंथि आदि। ये जो ग्रंथियां हैं इन्हीं के द्वारा ही स्राव होता है और ये नलिका विहीन होती है, इन्हीं से ही इन हार्मोन का स्राव होता है और शरीर की बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण भी इसके द्वारा होता है। अब धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे कि सभी जो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही हम अपने पाठ में चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं, मैंने आपको 2 ग्रंथियों के बारे में बताया। एक और ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जिसमें बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ही ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, जिससे इसमें जो हार्मोन स्राव होते हैं वो नलिका विहीन भी होते हैं और नलिका युक्त भी होते हैं। अब देखिए, आपको ये चित्र मैं दिखा रही हूँ अंतःस्रावी प्रणाली का। अंतःस्रावी प्रणाली में आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पीनियल है, थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, और ये देखिए पेनक्रियास कैसे लीवर के पास हमारी उपस्थित है, एड्रिनल ग्लैंड। तो इस तरीके से ये इनका जो उपस्थिति है हमारे शरीर में ये विभिन्न जगह पर है। यदि बात करें हम थैलेमस की, तो थैलेमस जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, साइड में अगर आप देखें तो बैक साइड में यहाँ पर होती है, और हाइपोथैलेमस भी इसी जगह पर होती है। इसके बाद नीचे एक पीनियल ग्रंथि होती है, जब आप गर्दन के नीचे जाएंगे यहाँ पर तो ये पीनियल ग्रंथि होती है यहाँ पर। बाद में और आपका जैसे यहाँ पे हृदय, और हृदय के बाद यहाँ पे आपके लीवर है, तो लीवर के नीचे ही आपकी अग्न्याशय ग्रंथि पाई जाती है, उसके नीचे जो है पैनक्रियाज है उसके साथ में, फिर उसके बाद नीचे उसके एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस तरीके से ये पूरे शरीर में उपस्थित होती हैं। इनका अपना एक विशेष कार्य है, सभी कुछ ना कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। सबसे पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार जो है वो कैसा होता है, मटर के दाने के समान। जैसे हमारा ये मस्तिष्क है तो यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि करती है, और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, जैसे कि हम छोटे से बड़े होते हैं, तो वो किस कारण से बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव होता रहता है। इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन का स्राव होता रहता है, और ये हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जो मस्तिष्क में है वो और मटर के दाने के समान है। तो जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो ये हार्मोन की वजह से ही हम बड़े हो जाते हैं। हमारा जो लंबाई का डिफ़र होता है वो इसी ग्रंथि के हार्मोन के कारण होता है कि हम जितना ये हार्मोन स्राव करता है तो उसी हिसाब से उसकी वृद्धि होती है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो वृद्धि रुक जाती है। अगर ये नियमित रूप से स्राव होगा तो हम अच्छे से डेवलप करते हैं। तो इस हार्मोन का काम है शरीर की वृद्धि करना, और इसकी कमी से बच्चों में इसकी वृद्धि रुक जाती है। ये बिल्कुल मटर के दाने के समान ही मस्तिष्क में पाई जाती है, और अगर इसका वजन देखा जाए तो वजन इसका 0.6 ग्राम होता है। तो इस प्रकार ये पीयूष ग्रंथि है। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में देख लें तो पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। तो जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है वो हाइथैलेमस से निकलने वाले सारे तंत्रिका से मिलकर के बनी होती है। इसमें 2 तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। इस तरीके से ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसका हार्मोन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। आपने घर में सुना होगा कि अरे आजकल तो बहुत ज़्यादा ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा रोग हो रहे हैं, महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ही होते हैं, बच्चों पुरुषों सब में ये रोग होते हैं कि थायराइड हो गया,
और कभी कभी थायराइड हार्मोन का ज़्यादा स्राव भी होता है और कम स्राव होता है, जिसके कारण से थायराइड रोग होता है, जिसमें कुछ लोग मोटे भी खूब हो जाते हैं और खूब पतले भी हो जाते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथ में जो स्रावित होने वाला हार्मोन है उसकी कमी के ही कारण होता है। यदि हम यहाँ श्वास नली के पास देखें तो श्वास नली के नीचे ही थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ये देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये हमारी थोड़ी हो गई, थोड़ी के नीचे आप जाएंगे तो ये आपके लैरिंग्स हो गए, जहाँ से आपका खाना नीचे जाएगा उधर, और एपिग्लॉटिस हो गया। उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड आ गई। ये थायराइड ग्लैंड जैसे कि आपने देखा है सी के आकार की होती है और ये हमारी ट्रैकिया के चारों ओर लगी हुई होती है। और इस थायराइड ग्रंथि से ही हार्मोन का स्रावन होता है और ये एच के आकार की होती है। जैसे कि ये देख लीजिए, तो ये बनी हुई है, तो ये एच के आकार की पूरी हमारी होती है। ये द्विपालित ग्रंथि होती है, दोनों साइड से जुड़ी होती है, दोनों आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। यदि इस ग्रंथि का भार देखें तो इस ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम का होता है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर की होती है। अब ये जो हमारा है स्वर यंत्र के पास पाई जाती है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। जो ये थायराइड ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो शरीर की? थायराइड ग्रंथि है। अब इससे जो है, जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या करती है कि सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि घर में रोग हो जाता है तो क्या होता है, यदि थायराइड हार्मोन ठीक से स्राव नहीं करता है तो जो हमारा BMI रेट है या कहते हैं खाने की पाचन शक्ति कम कर देता है या ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण से शरीर में भारीपन और हल्कापन इसी के कारण होता है। क्योंकि क्या करता है, ये सभी उपापचयी क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है और यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसके कारण घेंगा रोग होता है। तो देखा कितनी ज़रूरी है ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए। पैराथायराइड ग्रंथि, ये पैराथायराइड ग्रंथि है, मसूर के दाने के समान होती है और ये 4 छोटी पालियों में 2 थायराइड ग्रंथियों के साथ प्रोस्टेट में जुड़ी हुई होती हैं। ये लगभग 3 से 4 मिलीमीटर व्यास की होती है। ये भूरे रंग की होती है और देखा जाए तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो स्फेरिकल और कॉलम्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। इनका वज़न 0.05 से 0.3 ग्राम तक की होता है। अब पैराथायराइड हार्मोन किस चीज़ का नियंत्रण करती? ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण शरीर में करती हैं। तो ये पैराथायराइड हार्मोन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, कहते हैं ना जब थायराइड की कमी या ज़्यादापन हो जाता है तो शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती, तो वो इन स्राव के द्वारा ही शरीर में नियंत्रित होता है। बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि की। अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में जो किडनी है उन किडनी के ऊपर पाई जाती है और ये बहुत ही छोटी होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम बहुत डर जाते हैं और डरने के बाद क्या होता है, डरने के बाद क्या लगता है आपको कि पसीना आना या बहुत सारी क्रियाएं और हो जाती। कभी कभी देखिए बहुत सारे बच्चे भी जो है टॉयलेट कर देते हैं या डर के कारण से। तो ये अधिवृक्क की ग्रंथि है जिससे एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये एड्रीनलिन हार्मोन ही इन चीज़ों का नियंत्रण करता है कि जब आप डर में आते हैं या तनाव में आते हैं तो ये ज़्यादा डर और तनाव में कोई और गलत क्रिया ना हो जाए, तो उसका नियंत्रण सारा ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। और इससे कौन सा, मैंने आपको बताया कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादातर क्या होता है, जब डर लगा हमें तो हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, रक्त दाब बढ़ जाता है। तो सभी प्रकार का ये, अगर ज़्यादा हम डर गए तो हमारी ज़्यादा हृदय गति ना बढ़ जाए, तो ये एड्रेनलिन का स्राव ही हमारे दिल की धड़कन को और हर चीज़ों को नियंत्रित करता है। तो समझ में आया कि क्या होता है अंधेरे में जब आप डर गए और डरने के बाद किस चीज़ ने आपकी हृदय गति और सब चीज़ को नॉर्मल किया? ये अधिवृक्क ग्रंथि है। जब आप बहुत डरे हों या बहुत खुश भी होते हैं ना, कभी खुश हुए तो क्या होता है, बहुत लोग तो रोने लग जाते हैं, कुछ सारे लोग, मतलब अपनी अपनी एक सबकी स्पेशल क्रिया होती है। अब ऐसा ना हो कि ज़्यादा खुशी में भी हार्ट बीट बढ़ती है और ज़्यादा डर में भी हार्ट बीट बढ़ती है, तो उसको नियंत्रित करने का सारा काम ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि करती है। इसीलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये आपातकाल के समय में आपकी मदद करती है ना, इसीलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं।
तो इसमें जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप खुश और डरे हुए होते हैं तो ये एड्रेनालिन हार्मोन ही स्रावित होता है। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। जो हमारी किडनी है, ये देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है, किडनी के ऊपर ये 2 किडनियाँ हैं हमारी, और किडनी के ऊपर ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, ये आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। बात करते हैं अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर जो होता है, लीवर के नीचे ही पाई जाती है अग्न्याशय ग्रंथि, और अग्न्याशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इससे दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि। ये बहुत छोटी ग्रंथि होती है, जैसे कि हमारा ये लीवर है, लीवर के नीचे ये पाई जाती है ग्रंथि। ये हमारी अग्न्याशय ग्रंथि हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अग्न्याशय ग्रंथि जो है क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि है। इसकी खोज 1869 में लैंगरहैंस ने की थी। इसलिए इसे लैंगरहैंस की दीपिकाएँ भी कहा जाता है। और ये 3 प्रकार की होती हैं, उनमें 3 अल्फा बीटा गामा, और इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे जो मेन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को क्या हो गया कि शुगर की बीमारी हो गई, कहते हैं ना कि शुगर नहीं खानी है, और आपको कुछ लोग ऐसा होता है क्योंकि वो नियंत्रण रुक जाता है, क्योंकि अग्न्याशय ग्रंथि से जो इंसुलिन है उसका स्राव कम हो जाता है, जिस कारण से ही ऐसा होता है। और उसका स्राव कम हो जाने से या ज़्यादा हो जाने से इस प्रकार से अग्न्याशय ग्रंथि में जो शुगर की मात्रा है उसका नियंत्रण किया जाता है। यदि कम हो जाता है तो उससे मधुमेह रोग हो जाते हैं। अगर ये अग्न्याशय ग्रंथि का इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे कि डायबिटीज़ के नाम से आजकल सभी लोगों को हो रखा है। तो बात करते हैं, अब आते हैं वृषण की। तो ये वृषण जो है पुरुषों में पाए जाते हैं ज़्यादातर, और ये नर जनन ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। और इसी तरीके से जैसे ये नर जनन ग्रंथि है तो मादा में अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है, जो मादाओं में होती है। इससे भी बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव होता है, और ये नर जननांगों के विकास को प्रेरित करती। जो वृषण होते हैं, जो नर जननांग का डेवलपमेंट होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, वृषण के द्वारा होता है, और इसके द्वारा शुक्राणुओं का बनना भी नियंत्रित होता है। तो आपने देखा कि हर प्रकार की ग्रंथि का ही अपना एक काम है, और अपने अपने वर्ग सभी प्रकार की ग्रंथियाँ ये कर रही हैं। किसी का कुछ है तो जब ये स्राव होता है तो उस कार्य को रेगुलेट किया जाता है। ये हो गए वृषण आपके। अब बात करते हैं अंडाशय की। जो अंडाशय हैं वो महिलाओं में प्रजनन प्रणाली के अंग होते हैं, जो कि एक जोड़ी होते हैं। ये महिला में पाए जाते हैं। ये गर्भाशय के दोनों हिस्सों पर पेल्विक में स्थित होते हैं। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं, और अंडों के साथ इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या करता है, ये जो अंडाशय होता है, इससे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है वो मादा अंगों के विकास को प्रेरित करता है तथा अंडाणुओं के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे सभी हार्मोन्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं, और शरीर विकास के लिए विभिन्न समय पर अपने अपने कार्य करते रहते हैं। जब जिस समय जिस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, इनका स्राव अपने आप होता है। ये अपने आप ही उद्दीपित होते हैं, और अगर एक निश्चित वृद्धि मिले तो ये अपने आप ही वृद्धि शरीर में करने लगते हैं। यदि इनकी कमी भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो कमी शरीर में आपको देखने को मिल जाती है, और वही रोग के नाम से आपके शरीर में उपस्थित होती है। इसी तरीके से जैसे कि हमने पौधों में समन्वयन के बारे में पढ़ा, जंतुओं में समन्वयन के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से अब हम पौधों में भी पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मनुष्य में भी वृद्धि होती है, आपने देखा छोटे से लेकर बड़े तक की किस प्रकार से हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन होने के बाद हमारे शरीर की वृद्धि होती है, और ये हार्मोन्स उसमें इतनी मदद करते हैं। इसी तरीके से पौधे में भी होता है। सोचिए क्या पौधे में भी ऐसा होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। जी हाँ, पौधों में भी ऐसा होता है। छोटे से बड़े होना, जड़ों का विकास, पत्तियों का विकास, फलों का विकास, फलों का पकना, ये सब क्यों कैसे होता है और क्यों होता है, चलिए आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जो पौधों में समन्वयन होता है उसमें कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो पौधे में, तो उनके द्वारा भी उनकी क्रियाओं का नियंत्रण
किया जाता है। जो और कौन कौन से पौधों के समन्वयन में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबेसिसिक अम्ल और एथिलीन। ये सभी हार्मोन पौधों में समन्वयन में बहुत मदद करते हैं। आपने पौधों में भी देखा होगा, मनुष्यों में भी ऐसा होता है और पौधों में भी ऐसा होता है कि तने कहीं मोटे पतले, तो इसी प्रकार से पौधों में भी ऐसा होता है कि सबकी शारीरिक संरचना विभिन्न है और सभी में हार्मोन्स का स्राव भी अलग अलग सभी पौधों में होता है। किसी को मोटी तना चाहिए तो ऑक्सिन है, या पेड़ बड़े हैं तो भी ऑक्सिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि पौधों की वृद्धि करनी है। तो अपनी पौधों की क्षमता के अनुसार ही पौधों में ये हार्मोन स्रावित होते हैं और उन्हीं का विकास ही करते हैं। आइए पादप हार्मोन्स के बारे में जानते हैं कि क्या कौन सा पादप हार्मोन क्या कार्य करता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है तथा इसके प्रभाव से तने में शाखाएं नहीं निकलती हैं और तने में शाखाएं नहीं निकलती। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि छोटे में ही डिवाइड होने लग जाते हैं और छोटे में ही बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑक्सिन हार्मोन होता है तो वो किस में ज़्यादा काम करता है? जो पेड़ बहुत लंबे होते हैं कि उसमें एक मेन ब्रांच निकलती है, नीचे से साइड वाली कम निकलती हैं, तो ये ऑक्सिन हार्मोन पौधों को बहुत बड़ा करने में मदद करता है। बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन के जो है प्रभाव से पर्व लंबे होते हैं और अंगूरों और गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है। जैसे आपने अंगूर देखा है तो अंगूर में ट्रेंडल्स निकलते हैं और अंगूर एक गुच्छे में कई सारे होते हैं, तो ये जिब्रेलिन ही हार्मोन उनको गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में, मतलब नंबर ऑफ ग्रेप्स को बढ़ाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन है जो है वो सभी पौधों में स्रावित होता है। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जो ये इसका जो साइटोकाइनिन है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? मिलर ने किया था। अब देखिए पादप हार्मोन के साथ में उनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये उन वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने इन पादप हार्मोन का खोज किया। जैसे कि ऑक्सिन की डार्विन ने, जिब्रेलिन की कुरसेवा ने, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की है। और ये क्या कार्य करती है कि जैसे पौधों का विभाजन करती है जिससे पौधे बढ़ते हैं और अपना एक निश्चित आकार लेते हैं। बात करते हैं एबेसिसिक अम्ल की। एबेसिसिक अम्ल की खोज कर्नास एडिकोज ने की थी। अब जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रंध्र का बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि रंध्र गैस का आदान प्रदान करते हैं। तो इन गैस के आदान प्रदान से ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन निकालना या ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, क्योंकि ये प्रक्रिया दिन रात होती है। दिन में पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में श्वसन क्रिया के रूप में वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। तो ये सारे काम रंध्र के द्वारा होते हैं और रंध्र का जो सारी क्रियाएं हैं वो आपकी एबेसिसिक अम्ल द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। उसके साथ साथ पत्तियों में झड़ने की प्रक्रिया जो होती है, आपने देखा होगा ना कि कभी कभी पौधे में पत्तियों का झड़ जाना, सूख करके, या कभी कभी हरी पत्तियां झड़ जाती हैं, हरी पत्तियां भी गिरने लग जाती हैं कभी कभी। तो ये क्या होता है, जो एबेसिसिक अम्ल पौधों में स्रावित होता है उसकी ही कारण से ये पादप हार्मोन रंध्रों के बंद और करने की क्रिया में मदद करते हैं और पौधों की पत्तियों को झड़ने में भी रोकने में और सहायक होते हैं। बात करते हैं, आपने पके पके फल तो, पौधों की वृद्धि तो बहुत हुई है, उसके साथ साथ फल भी बहुत से खाए हैं। अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया। आपने देखा है कि पहले ये जब पेड़ में लगा होता है वो हरा होता है, उसका स्वाद थोड़ा सा कैसा होता है, वो कड़ा भी होता है, स्वाद में पूरी मिठास नहीं होती है। लेकिन जब वो पक जाते हैं, पीलापन ले लेते हैं, आम में हो, सबका अपना अपनापन होता है। जैसे सेब है, सेब लाल हो जाता है, इसी तरीके से हरा संतरा कैसे नारंगी में बदल जाता है, या हरे टमाटरों का लाल में बदलना। ये बहुत सारी सब्जियां भी ऐसी हैं जो रंग परिवर्तन करती हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये एथिलीन के कारण होता है। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पौधों में हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबेसिसिक अम्ल और एथिलीन कितना मदद करते हैं पौधों की वृद्धि के लिए। जी हाँ, यदि इन हार्मोन की स्राव की कमी हो जाए तो क्या होगा? पौधों में भी वृद्धि रुक जाएगी। जैसे कि कभी कभी पौधों में फल नहीं पक पाते हैं। आपने देखा होगा कि अमरूद है या पपीता है, वो पेड़ में लगा रहता है, वो हरा ही रहता है, पकने में उसे बहुत समय लगता है, क्योंकि जो एथिलीन होता है ये पौधों को
पका नहीं पाता है फलों को, जिस कारण से इसीलिए इनका एक नियमित स्राव बहुत ज़रूरी है पौधे में, चाहे वो जंतु हार्मोन हो या पौधे हार्मोन हो। तो मनुष्य के शरीर में या पौधे में यदि ये निश्चित मात्रा में स्रावित होते रहेंगे तो सभी प्रकार की क्रियाएं बहुत अच्छे से नियंत्रित होंगी। अब बात करते हैं ग्रंथियों के, जितनी भी ग्रंथियां हमने पढ़ी हैं फटाफट एक बार इन पे नज़र डाल लेते हैं कि इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं और इनका कार्य क्या है। आइए, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के नाम से जानी जाती है। इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि करना, इसकी कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित होता है, शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन स्रावित होता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का ये नियंत्रण करता है। इसी तरीके से अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। जब क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में जो तनाव होता है उसका संयोजन कौन करता है, अधिवृक्क ग्रंथि करती है और इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इससे मधुमेह रोग होता है। वृषण जो कि नर में पाए जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं, ये नर जननांगों के विकास को प्रेरित करते हैं तथा शुक्राणुओं के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इसी तरीके से अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है तथा अंडाणुओं के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। तो आपने देखा कि कैसे पूरे हार्मोन्स पे हमने चर्चा की और आपको बताया कि कैसे दोनों हार्मोन्स शरीर में नियंत्रण का काम करते हैं। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज जल्दी से करते हैं और समझते हैं कि आपको पाठ में पढ़ाई गई सारे हार्मोन्स के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सोचिए, एथिलीन हार्मोन। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एथिलीन। ऑक्सीन किस प्रकार का हार्मोन है और किस में स्रावित होता है, पादपों में ये स्रावित होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, सोचिए, बताइए। रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि पैराथायराइड रक्त में डैश तथा डैश की मात्रा का नियंत्रण करता है, तो किसकी मात्रा का नियंत्रण ये करता है पैराथायराइड रक्त में, सोचिए, किसका नियंत्रण करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। जी हाँ, आपने सभी उत्तर अच्छे से दिए हैं, इसलिए आपको ये पाठ पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप पुस्तक से इस पाठ को पौधों में समन्वयन के बारे में पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरीके से जान जाएंगे। आज हमारा पाठ पूर्ण हो गया है, कोशिका से अंग तंत्र तक। तो आइए जान लेते हैं कि हमने इस पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ा है। इस पूरे पाठ में हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था कि पादप और जंतु कोशिका की संरचना में क्या अंतर होता है, तो उसी के विभिन्न कोशिकांग, केंद्र, कोशिका द्रव्य सभी किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हरित लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी इकाई, ये इन सब की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने ऊतकों की चर्चा की थी कि कैसे शरीर के निर्माण में ऊतक कार्य करते हैं। जंतु ऊतक और पौधों के ऊतकों के बारे में भी बहुत अच्छे से जाना था। और आज हार्मोन, पौधों के समन्वयन के बारे में जाना और सबसे ज़रूरी तंत्रिका तंत्र जो हमने बताया था उसके बारे में आपने भी पढ़ लिया है। अब पाठ का आज हमारा पूर्ण हो गया है। चलिए आज का हम गृह कार्य आपको देते हैं कि इन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य के बारे में आपको उस पर कार्य करना है। तो अब आज आपका पाठ पूर्ण हो गया है और अब आप जो है अच्छे से पाठ पढ़िएगा। अपने शिक्षिका से जो प्रश्न रह जाएंगे उनसे मदद लेंगे। अपने घर में भी अपनी बड़ी बहनों से, भाइयों से मदद लेकर के ये पाठ को एक बार आप फिर से ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।